नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी की श्रृंखला में दरोगा विशेष पर चर्चा हो रही है, जो उत्तर प्रदेश दरोगा के साथ साथ उत्तर प्रदेश सिपाही, टेट पेट व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें वर्ण विचार टॉपिक पर अभी चर्चा चल रही है। वर्ण विचार टॉपिक में आपने वर्ण के संबंध में समझा, वर्ण में आपने स्वर व्यंजन के भेद को जाना। अब जो भेद आप जाने हैं तो उन्हीं भेदों के जो जैसे एक एक भेद है, एक एक भेदों के बारे में छोटे छोटे टॉपिक को आप देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप व्यंजन के भेद में स्पर्श के आधार पर व्यंजन देखा था। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 4 भेद किए गए थे। आइए उन्हीं चारों भेदों को समझने का प्रयास करें। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के भेद। दोस्तों, स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 4 भेद थे। पहला स्पर्श व्यंजन था, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और चौथा उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। दोस्तों, जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म, उत्क्षिप्त हैं, इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। आप इनको देख लें, फिर उसके बाद अलग से अन्य बातों को समझने का प्रयास करेंगे। स्पर्श व्यंजन को आप वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अभी देखेंगे कैसे। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ को अन्य नामों से जाना जाता है। अंतस्थ को अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। लुंठित और पार्श्विक भी कुछ इसके भी आगे देखेंगे। ऊष्म को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, और उत्क्षिप्त को द्विगुण व ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ चर्चा पीछे हमसे आपसे हुई थी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। कुछ लोग इसको 27 भी कहते हैं, तो 27 को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। 27 है कि नहीं है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। फिर अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी आपको 4 बताई गई थी। ऊष्म की संख्या भी 4 बताई गई थी। द्विगुण की संख्या 2 बताई गई थी। आइए अब इनको समझने का प्रयास करें। अब प्रश्न उठता है, स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन का अभिप्राय है कि फेफड़े से उठी वह वायु जो कंठ, ताल, मूर्धा, दांत, होंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। और ये 25 कौन कौन से हैं, थोड़ा इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां देखें तो आप इनको समझना आपको जरूरी, जैसे हम कहें ऐसे नोट्स बनाते जाएं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 है, संख्या इनकी 25 हुई। ये का वाली लाइन कंठ को स्पर्श करती है, ये ताल को स्पर्श करती चा की लाइन, टा की लाइन मूर्धा को स्पर्श करती है, और ता की लाइन दांत को, और पा की लाइन होंठ को स्पर्श करती है। इसलिए भिन्न भिन्न स्थलों को स्पर्श करने के कारण इनको आपने स्पर्श व्यंजन कहा। 5 लाइनें, इसीलिए इनको 5 25 कहा। और इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप का वर्ग कहते हैं, इसे आप चा वर्ग कहते हैं, इसे आप चा वर्ग कहते हैं, इसे आप टा वर्ग कहते हैं, इसे ता वर्ग, इसे पा वर्ग कहते हैं। वर्ग में होने के कारण इनको आपने वर्गीय व्यंजन भी कहा। बातें क्लियर हो गई।
वर्ग में होने के कारण वर्गी और भिन्न भिन्न स्थलों को स्पर्श करने के कारण इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा गया है। और इनकी संख्या आपने कितनी देखी? इनकी संख्या आपने 25 देखी। अब कुछ लोग इनकी संख्या 27 भी कह देते हैं। 27 का प्राय है कि जो ये द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन में कहां से कैसे बनाते हैं? जो ये ड और ढा है, इनके नीचे डा और ढा के नीचे बिंदी रख देने से ये द्विगुण व्यंजन हो जाता है। और इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। इसलिए उच्चारण स्थल के आधार पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो काउंटेबल होगा, और स्पर्श के आधार पर देखने की कोशिश करेंगे तो काउंटेबल नहीं होगा। इसलिए इनको मूल व्यंजन में शामिल नहीं किया गया। हमने आपको बताया है कि द्विगुण व्यंजन को मूल व्यंजन में शामिल नहीं करते। मूल व्यंजन में क्या है? 25 आपके हैं स्पर्श, और 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म है। अब दोस्तों आपके समझ में आ गया है, का से लेकर मां तक के लाइन स्पर्श व्यंजन होगा, और वर्ग में होने के कारण इनको वर्गी भी कहा है। कंठ, ताल, मूर्धा, दांत और होष्ठ को स्पर्श करने के कारण आपने स्पर्श व्यंजन भी कह दिया। आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। और इन्हीं के आधार पर अन्य व्यंजनों को भी हम समझने बूझने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा है। इसकी परिभाषा है कि जो व्यंजन जीभ, तालु, दांत और होष्ठ को परस्पर स्पर्श करने से उच्चारण होता है। जिन व्यंजन का उच्चारण, देखें, जिन व्यंजन का उच्चारण जीभ, दांत, होंठ, जीभ, दांत, होंठ और तालु को स्पर्श करने से होता है। किंतु ध्यान देने की बात यह है, जब ये स्पर्श करते हैं तो पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं, और पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगर पूरी तरह से स्पर्श ना करते तो ये अंतस्थ व्यंजन ना कहलाते। और इन्हीं में से, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। 4 में कौन कौन से हैं? 4 में या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। अब इनमें समझने की जरूरत है, ये जो आपके या और वा हैं, इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर इसलिए कि जैसे हमने बताया कि स्वर का प्राय है कि जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं, जो कंठ से लेकर होष्ठ तक जो उच्चारण अवयव हैं, उन अवयवों को बिना, उन अवयवों से बिना टकराए, या आप ऐसे कहीं बिना बाधा उत्पन्न किए ये बाहर निकल जाते हैं, वो स्वर कहलाएंगे। लेकिन या और वह दो ऐसे वर्ण हैं जो ना तो पूरी तरह से टकराते हैं, ना पूरी तरह से स्पर्श करते हैं, और ना ही बिना स्पर्श किए वो रा ही पाते हैं। फलतः इन दोनों को आप अर्धस्वर कहते हैं। या आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच का सा हो उसे अर्ध स्वर कहते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच का सा। तो आपसे पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 4। फिर आपसे पूछा जाएगा अर्धस्वर की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 2। फिर उसी में आपसे रा को लुंठित और ला को पार्श्विक कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लुंठित क्या है? लुंठित का प्राय है कि जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा से लुढ़क कर होता हो, जिह्वा से लुढ़क कर होता हो उसे लुंठित कहते हैं। जैसे आप समझें, रा का उच्चारण करें, आप रा कहें, रा कहते हैं तो हल्का सा जिह्वा में स्पंदन के साथ साथ घर्षण तेज होता है, लुढ़कना। अगर रा ना समझ में आ रहा हो, रा ना समझ में आ रहा हो, आप कह सकते मेरे साथ टर। अगर जैसे आपने कहा टर, रा, टर कहते ही आप बताएं कि घर्षण हो रहा है कि नहीं, जीवा तेजी से लुढ़क रही है कि नहीं वाह जीवा पर से, तो इसलिए आप कह सकते हैं रा लुंठित है। और ला जो है पार्श्विक, पार्श्विक का प्राय होता है कि बगल।
तो पार्श्विक का प्राय बगल होता है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु बगल से निकल जाती है तो उसे पार्श्विक कहते हैं। ला वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? जब ला वर्ण का उच्चारण करते हैं आप तो ला कहते हैं तो जिह्वा के बगल से यहाँ आप ला कहें, और ला कहते हैं तो यहाँ बल पड़ता है और वायु बगल से निकलती है। और ना स्पष्ट हो रहा है तो आप लाल कहें। लाल ना समझ में आ रहा हो तो आप लल्लू कह के भी देख सकते हैं। लल्लू फोल्ड हुआ बीच में। आप इस प्रकार से पार्श्व का प्राय होता है कि बगल। पार्श्विक मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनियां वायु बगल से निकल जाते हैं उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला, वा, और इसमें 2 अर्धस्वर हैं, या और वा, ये अर्धस्वर हैं। और इसके अलावा रा लुंठित है और ला पार्श्विक है। और यहीं पर थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। ये जो आपका या है इसको पूर्ण अर्धस्वर कहते हैं, इसको पूर्ण अर्धस्वर कहते हैं। और ये जो वा है इसको आप अपूर्ण अर्धस्वर कहते हैं। क्या? अपूर्ण अर्धस्वर कहते हैं। आइए अब हम संघर्षी व्यंजन की तरफ बढ़े। इसको थोड़ा सा यहां सटाएंगे हम। अब प्रश्न उठता है कि संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन का प्राय है कि जिन व्यंजन वर्णों का स्पर्श उच्चारण करते समय वायु घर्षण के कारण संघर्ष करते हुए बाहर निकले या जिह्वा से संघर्ष करते हुए बाहर निकले, उसे आप संघर्षी वर्ण कहते हैं या संघर्षी वर्ण कहते हैं। और जब संघर्ष करता है जिह्वा से कोई वायु निकलते हुए तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए आप इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। आपने क्या देखा? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा से ऊष्मा उत्पन्न होती हो उसे ऊष्म, या घर्षण के कारण जो संघर्ष के कारण घर्षण उत्पन्न होता है उसके कारण इसको संघर्षी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। ये चारों में कौन कौन से हैं? सा, शा, शा, हा, ये आपके 4 हैं। आपसे पूछा जाता है कि जिसमें से कौन से संघर्षी हैं और कौन से ऊष्म हैं, तो चारों को आप संघर्षी या ऊष्म कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? ये ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है, या ताड़न जात व्यंजन किसे कहा जाता है, या द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है? बहुत सरल है, बड़ा अच्छा। इसकी जरूरत पड़ती है मुझे वर्तनी में जरूरत पड़ती है विशेष करके। उत्क्षिप्त व्यंजन का अभिप्राय है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, ध्यान रखिएगा, सुनते भी जाइएगा, पीछे के वीडियो में कुछ इसके इस तरह से परिभाषा सहित पड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ फिर नए सिरे से आप समझें कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा उछल कर पहले पीछे जाए, जिह्वा उछल कर पहले पीछे जाए, फिर उसके बाद काफी वेग से वायु प्रक्षेपित करे, उसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उछल कर पीछे जाए, जैसे आप कहते हैं, समझने का प्रयास करें, सड़क, सड़क, ये ड़ा देख रहे हैं। जब आप ड़ा कहते हैं तो ड़ा कहते ही जिह्वा एक बार तेजी से पीछे गई और फिर वायु तेजी से प्रक्षेपित की। और इसी ड़ा को जब दूसरे तरीके से लिखते हैं तो डा कहते हैं, तो क्या कहते हैं? डाक कहते हैं। जब डाक कहते हैं तो कैसे हो रहा है? स्मूथली, कोई पीछे इस तरह से नहीं जा रहा है। और यहाँ दोहरा गुण होने के कारण ये जो आपका ड़ा और डा है, इसके दोहरा गुण होने के कारण, दोहरा गुण का प्राय कि एक बार इसको डा से डाक लिखते हैं, ड़ा से इसको आपने सड़क लिखा। सड़क के साथ साथ आप क्या लिखते हैं? खड़क लिखते हैं, गाड़ी लिखते हैं, साड़ी लिखते हैं। विशेष करके ऐसे वर्णों की जरूरत आपको वर्तनी में पड़ती है। फिर इसी में दूसरा है पढ़ लिखते हैं, चढ़ लिखते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है।
ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दो गुण होने के कारण, दो तरह से लिखे जाने के कारण इनको आपने द्विगुण कहा, उछल के पीछे जाने के कारण इनको उत्क्षिप्त कहा। और ताड़न जात का मतलब क्या है? ताड़न जात का मतलब होता है कि ताड़ना, यातना, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में यातना उत्पन्न होती है, उच्चारण अवयव को सहना पड़ता है, उसे आप ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ ड़ा और यहाँ इस तरह से देखा। ड़ा में आपने क्या कहा? ड़ा आपने देखे से खड़क कहते हैं, तो एक बार जिह्वा तेजी से पीछे गई, फिर आगे आई, पीछे आगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे के परिपेक्ष में जीवा को कष्ट सहना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए ऐसे वर्णों को ताड़न जात वर्ण, द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि स्पर्श के आधार पर चार, पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा आपका है उत्क्षिप्त व्यंजन। इस प्रकार से इनके अन्य नामों के साथ आपने इनको समझा। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? चैप्टर पढ़ाने के बाद, जैसे हमने आपसे पीछे भी कहा है कि कोविड के चलते कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, टाइपिस्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए मैं प्रश्नों को सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा कोविड की स्थिति में सुधार आएगा तो टाइप करवा के PDF के माध्यम से क्वेश्चन बैंक भी आपको व्याख्या सहित प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तब तक दोस्तों इनको आप देखें। और यदि हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, प्लीज़ इसको शेयर करने से ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।